हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राधा कमल मुखर्जी के बारे में देखेंगे। और राधा कमल मुखर्जी हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम में हैं, तो उन्हें हमें जो है पढ़ना है। तो आज हम राधा कमल मुखर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने बहुत सारे थिंकर के बारे में जो है ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जितने भी वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज राधा कमल मुखर्जी से संबंधित उनके जो भी सिद्धांत हैं, उनकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके बुक्स हैं, सभी को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले राधा कमल मुखर्जी, तो इनका जन्म कब हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में। तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, 7 दिसंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला था, एक मुर्शिदाबाद जिला था, वहाँ पे एक जो है बरहामपुर में इनका जो है जन्म हुआ था। बंगाली परिवार में, बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, इस पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। फिर अगला पॉइंट देखिए, 1955 से 1957 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। और इसके अलावा 1921 में ये वहाँ के प्रोफेसर थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर बने, और कुलपति कब बने? तो वो 1955 से 1957 तक। आगे चलते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट है, इनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी, इनकी जो बुक्स थी, तो इन्होंने लगभग 53 किताबें जो है वो लिखी थी। 53 बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो उसमें से देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1916। दूसरा है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1926। तीसरा है रीजनल सोशियोलॉजी, 1926। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, 1928। पांचवा है द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये इन्होंने लिखा था 1927 में। उसके बाद छठा है फील्ड एंड फार्मर ऑफ ओथ, 1929 में, यानी 1929 में। सातवां है द थ्री वेज ऑफ ट्रांससेंडालिस्ट रिलीजन एज अ सोशल नॉर्म, 1929। उसके बाद आठवीं है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नौवां है इंटरकास्ट टेंशन, 1951। और 10वां है द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, 1963। तो देखिए, वैसे तो इनकी बहुत सारी बुक हैं, तो आप कम से कम 10 बुक के नाम तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, और बाकी जो नहीं पता है आप उसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, इनका समाजशास्त्री योगदान क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है भारतीय संस्कृति। दूसरा है समाज का सिद्धांत इन्होंने दिया। तीसरा है सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत। चौथा है आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार पर बल दिया। पांचवा है व्यक्तित्व, समाज और मूल्य। छठवां है समुदायों का समुदाय। सातवां है नगरीय सामाजिक समस्या। और आठवां है सामाजिक परिस्थितिकी। तो इन्होंने जो मतलब अपने विचार दिए, इन सब चीज़ों पे इन्होंने लिखा, तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है भारतीय संस्कृति, यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में लिखा था। तो जो राधा कमल मुखर्जी हैं, ये जो है भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति पर इन्होंने विस्तार से लिखा था, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखिए, दूसरा जो इन्होंने समाज का सिद्धांत दिया था, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था।
तो इन्होंने इसमें जो समाज का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने भारतीय जीवन को समझने के लिए अंतःवैश्विक और बहुवैश्विक अध्ययन जो है उसको अपनाया था। यहाँ पे जगह कम है इसलिए लिख नहीं सकते हैं, तो आप जो है जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इन्होंने अंतःवैश्विक और बहुवैश्विक अध्ययनों का इन्होंने उपयोग किया था भारतीय समाज को समझने के लिए। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, तो तीसरा क्या है, सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत। तो इन्होंने सार्वभौमिक सभ्यता का जो सिद्धांत दिया था, तो इसमें इन्होंने सभ्यता शब्द का उपयोग जो किया था वो उन्होंने समन्वयात्मक आधार पर किया था। किस आधार पर किया था? समन्वयात्मक आधार पर। और इन्होंने बताया था कि सभ्यता को, मतलब ये जो है राधा कमल मुखर्जी, ये सभ्यता को संस्कृति का ही एक अंग मानते थे। और इनका मानना था कि मानवीय सभ्यता का अध्ययन जो है वो 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जा सकता है। वो 3 अंतर संबंधित स्तर इन्होंने कौन कौन से बताए थे? तो वो उन्होंने बताया था जैविकीय उद्विकास, दूसरा सार्वभौमिकीकरण और तीसरा आध्यात्मिक पक्ष। फिर इसके बाद देखिए चौथा जो है आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? तो देखिए इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पर ज़्यादातर आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो जाति और आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में घटित होता है, उनके लिए इन्होंने कहा कि बाजार जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बाजार जो है उनके लिए बहुत ही कम प्रासंगिक है। तो इस अर्थ में इन्होंने बताया था आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार को। फिर देखिए पांचवा जो है व्यक्तित्व, समाज और श्रम। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? तो इसके अंतर्गत जो राधा कमल मुखर्जी हैं, इन्होंने इनकी एक जो पुस्तक थी पर्सनैलिटी, तो इसमें इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, जो वह निर्णय करता है अपनी रुचि के अनुसार, जो कार्य करता है या जो विकल्प तैयार करता है या फिर जो अपने अपने अनुसार मूल्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसे इन्होंने जो है इन्हीं सब चीज़ों को बताया था व्यक्तित्व, समाज और मूल्य के संदर्भ में। फिर अगला जो है समुदायों का समुदाय। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? तो इसमें इन्होंने बताया था कि मानव, मूल्य और जो समुदाय हैं, तीनों ही यथार्थ और सत्य हैं, यानी वास्तविक हैं और सत्य हैं। यही तीनों, मानव, मूल्य और समुदाय। और इनकी एक पुस्तक थी कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, तो इसी में इन्होंने ये चीजें बताई थी। फिर देखिए अगला जो है नगरीय सामाजिक समस्या। तो इसमें मुखर्जी जी ने नगरीय श्रमिक जो होते हैं, नगरीय श्रमिक वर्ग के लिए इन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि वो किस तरीके से संघर्ष करते हैं। फिर अगला जो है लास्ट है सामाजिक परिस्थितिकी। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मानवीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि जो समुदाय है या समुदाय के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के साथ रहें और साथ ही साथ प्राकृतिक परिस्थितिकी के साथ मिलकर चलें, ये उनका मानना था। तो ये सारे जो है चीज़ें जो अभी हमने बताई, इसका शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में लिखा था और उनके क्या विचार थे। अब हम चलिए आगे देखते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सामाजिक मूल्य, क्योंकि सामाजिक मूल्यों के लिए ही राधा कमल मुखर्जी जाने जाते हैं। तो देखिए सामाजिक मूल्य के विषय में इन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। तो देखिए सामाजिक मूल्य के विचार अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज तथा डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में दिया। तो इनका जो सामाजिक मूल्य का विचार है उसे इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछा भी जाता है पीजीटी के एग्जाम में, और डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ये भी जो है इसमें इन्होंने दिया। पिछली बार पीजीटी में ये क्वेश्चन इनके बुक का नाम पूछा था, ये बुक का नाम द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, और वैल्यूज नाम से ही 4 ऑप्शन दे दिया गया था। तो बहुत लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सब में वैल्यूज था। तो जिनको नहीं याद है तो वो एकदम करेक्ट फिर नहीं कर सकते हैं, तो गेस में गलत ही हो जाएगा। फिर आगे देखिए इन्होंने अपनी पुस्तकों में मूल्यों की उत्पत्ति एवं उद्विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों, मूल्यों की सुरक्षा तथा मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है। उसके बाद जिसके अंतर्गत आपने जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा तत्व मीमांसा आदि में पाई जाने वाली मूल्यों की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो इन्होंने किस किस संदर्भ में मूल्यों की व्याख्या की है वो सारी चीजें लिखी हैं। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है, मुखर्जी ने मूल्यों को समझने के लिए एक अंतःवैज्ञानिक उपागम का समर्थन किया। कौन सा वैज्ञानिक उपागम का समर्थन किया? तो अंतःवैज्ञानिक उपागम का इन्होंने समर्थन किया मूल्यों को समझने के लिए।
फिर अगला पॉइंट है, मुखर्जी के कारण ही समाजशास्त्र को एक शाखा मूल्यों का समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो समाजशास्त्र की एक शाखा है मूल्यों का समाजशास्त्र जिसे कहा जाता है, तो वो राधा कमल मुखर्जी के वजह से ही जो है आया। फिर अगला पॉइंट है, आदर्शों के आधार पर समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ये इन्होंने मतलब इनके विचार हैं कि आदर्शों के आधार पर समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है, मूल्य ऐसे प्रतिमान को कहते हैं जो व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो दिशा निर्देश करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मूल्य किसे कहते हैं, तो मूल्य जो है, मूल्य ऐसे प्रतिमान को कहते हैं जो व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो दिशा निर्देश करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मूल्य एक प्रकार से सामाजिक लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है। तो मूल्य कैसे होते हैं, तो मूल्य एक प्रकार से सामाजिक लक्ष्य होते हैं और इनके प्रति सभी व्यक्तियों की जो है एक प्रकार की आस्था होती है और सभी उसे मानते हैं। और इनका ये भी मानना था कि मूल्य जो है ये समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर अगला पॉइंट देखिए, मूल्यों की उत्पत्ति एवं विकास जो है वो सामूहिक संबंधों की संरचना में होता है। मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होता है, तो मूल्यों की उत्पत्ति एवं विकास सामूहिक संबंधों की संरचना में होता है। सामूहिक परिस्थितियां मूल्यों में सहायक होती हैं। तो मूल्य किसी एक व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होते हैं, मतलब जो समूह द्वारा मान्य होते हैं वही मूल्य होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, मुखर्जी ने मूल्यों के उद्भव के 3 आधार बताए हैं, लक्ष्य, आदर्श और मान्यताएं। फिर देखिए आगे, सामाजिक मूल्यों के सोपान या स्तर इन्होंने बताए हैं। 4 प्रकार के सामाजिक संगठनों के स्तर का इन्होंने वर्णन किया है। तो पहला है भीड़, दूसरा है स्वार्थ समूह, तीसरा है समाज या समुदाय और चौथा है सामूहिकता। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, कई मूल्यों के प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें संस्तरण या स्तर उत्पन्न होता है। जब बहुत सारे मूल्य हो जाते हैं तो उसमें जो है एक तरह का स्तर पाया मतलब आ जाता है कि ये मतलब कौन से मूल्य मान्य है कौन से अमान्य है। फिर अगला पॉइंट है, सामाजिक मूल्यों के प्रकार। तो सामाजिक मूल्यों के उन्हें प्रकार बताए थे। तो पहला देखिए, तात्कालिक मूल्य, दूसरा है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा है सार्वलौकिक मूल्य, यानी जो समाज व व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं वो सार्वलौकिक मूल्य होते हैं। चौथा है अंतर्निहित मूल्य। अंतर्निहित मूल्य कौन से होते हैं, जिसमें व्यक्ति और समाज के आंतरिक जीवन में समाहित रहते हैं। पांचवा है आदर्शात्मक मूल्य। आदर्शात्मक मूल्य कौन से होते हैं, तो आदर्श प्रति के साधनों के रूप में ऐसे सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मुखर्जी ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु सामाजिक मूल्यों को माना है। तो इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु किसे माना है, सामाजिक मूल्यों को, क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये राधा कमल मुखर्जी से संबंधित सारी चीज़ें थी जिसे हमने शॉर्ट में समझा है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं। तो इनके जो भी इनका योगदान था मुख्य उसके बारे में हमने जो है आपको शॉर्ट में बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा इनका जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत है वो भी बता दिया है कि इनके विचार मूल्य को लेकर के क्या थे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम भी बता दिया है। और अब इनका जो है हम एक नज़र में देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप में इनको जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है ये कलकत्ता में अर्थशास्त्र की शिक्षा और प्रशिक्षण इन्होंने लिया था, यानी कलकत्ता से इन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा और प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद इनका जो अकादमिक यानी एकेडमिक कार्य था वो भी कलकत्ता और लखनऊ में हुआ था। कलकत्ता और लखनऊ में इसके अलावा इनका जो विचार था सामाजिक जीवन को समझने में इनकी रुचि थी और समाज के जो भी निचले स्तर के लोग थे उनके जो है समस्याओं को समझने का इन्होंने प्रयास किया था। और इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्य करना, यानी सामाजिक व्यवस्था को समझना और सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्य करना। उसके बाद देखिए, इन्होंने जो पद्धतियां अपनाई थी, इन्होंने जो मेथड अपनाए थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहला था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक।
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति इन्होंने अपनाई थी। उसके बाद दूसरा इन्होंने तुलनात्मक पद्धति अपनाई थी। उसके अलावा इन्होंने जो है तीसरा अंतर विषयक शोध किया था। तो ये 3 पद्धतियां इन्होंने मुख्य रूप से अपनाई थी, आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो स्टडी किया था, तो वो इन्होंने जो स्टडी किया था तो वो इन्होंने क्षेत्रीय किया था, मतलब क्षेत्रीय अध्ययन इन्होंने किया था। और पुस्तकीय दृष्टिकोण भी इन्होंने अपनाया था, यानी बुक व्यू भी इन्होंने अपनाया था और फील्ड व्यू भी। तो ये फील्ड व्यू और बुक व्यू दोनों को अपनाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे समाज से संबंधित, तो वो कौन कौन से थे, तो वो अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उसे अभी हमने जो है बताया ही था आपको, तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है। आप उसे एक वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है राधा कमल मुखर्जी से संबंधित थी। तो आप इन्हें इनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि और लोग जो है चैनल के साथ जुड़ सके। और जैसा कि आपको पता है कि 2022 में पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं। और हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस सॉल्व जो है वो भी करते हैं, तो वो भी आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। और बीच बीच में जो है वीडियोस क्वेश्चन के लिए भी आती रहेंगी और बाकी हम जितना भी सिलेबस है पीजीटी का वो भी कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको फ्री में यहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा। और आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।